हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जैसा कि आप जानते हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 5 अगस्त 2019 बाय मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स। जैसे कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट के टू हाउसेस हैं। अपर हाउस को राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोअर हाउस जो है उसको लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा के अंदर पहले। राज्यसभा के अंदर ये बिल 5 अगस्त को पास हो गई और उसके बाद ऑन 6 अगस्त 2019 इसको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा में भी ये बिल उसी दिन पास होगी। उसके बाद ऑन 9 अगस्त 2019 इस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला। उसके बाद ऑन 31 अक्टूबर 2019 ये एक्ट जो है ये इफेक्ट में आ गया। चलिए अब हम ये समझते हैं कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी स्टेट को बाइफरकेट करे या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करे या उसका नाम चेंज करे। तो यस, ये है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एक नई स्टेट क्रिएट कर सके या किसी भी स्टेट की बाउंड्री जो है वो अल्टर कर सके या किसी भी स्टेट का जो है वो नाम चेंज कर सके। उसका प्रोसीजर जो है वो भी ले डाउन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल के अंदर। तो ये प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है ये रेफर करता है ये प्रपोजल, चाहे नाम चेंज करने का प्रपोजल हो, चाहे बाइफरकेशन का प्रपोजल हो या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने का प्रपोजल हो। प्रपोजल जो है ये प्रेसिडेंट भेजता है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो अपनी व्यूज जो है उसके ऊपर दें विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर की जो व्यूज होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये प्रपोजल जो है ये पार्लियामेंट को रेफर करता है। तो पार्लियामेंट जो है इसको पास करता है बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस में। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के मामले में क्या था, यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व्ड थी एट दैट टाइम। यानी कि जब ये एक्ट लाया गया उस वक्त यहाँ की असेंबली जो थी वो डिसॉल्व्ड स्टेट में थी और स्टेट जो है वो गवर्नर रूल के अंडर थी। तो इसलिए ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। चलिए अब इस एक्ट की बात करते हैं। इसमें 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। चलिए अब हम इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्स हैं उनकी बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 5 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें मेंबर्स के नाम दिए गए हैं जो यहाँ के इस स्टेट के जो मेंबर थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर, यानी कि अपर हाउस में जो यहाँ के मेंबर थे एस वाइज स्टेट के, तो उनके नाम दिए गए हैं और उनका टेन्योर भी यहाँ पे दिया गया है। इनका टेन्योर जो है आपको पता है हाल ही में इनका खत्म हो गया टेन्योर। इनके मेंबर जो थे गुलाम नबी आज़ाद, मीर फयाज वगैरह जो थे, उनका टेन्योर जो है हाल ही में वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई है। आपको पता है कि अब तक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो टोटल 6 थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस सेकंड शेड्यूल के अंदर वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनको बाइफरकेट की गई। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 रखी हैं, यानी कि बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर एंड जम्मू। और लद्दाख यूटी के लिए एक सीट जो है वो लद्दाख है, लद्दाख की सीट, यानी कि लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर हम थर्ड शेड्यूल की बात करें तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका लिस्ट दिया गया है। टोटल 83 सीट्स जो हैं यहाँ की असेंबली के लिए। अगर फोर्थ शेड्यूल की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात है, यानी कि जो भी बंदा जो अप्लाई करेगा यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए तो उसको कौन सा ओथ लेना है, किस टाइप का, या अगर बाद में अगर वो यहाँ का मेंबर बनेगा तो उसको किस टाइप का ओथ लेना है। उसके बाद अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो उसको किस टाइप का ओथ लेना है। तो ये 4 टाइप्स के ओथ्स जो हैं ये फोर्थ शेड्यूल के अंदर दिए गए। फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्तलिफ लॉज की बात की गई है कि कौन से लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे फॉर बोथ यूटीज, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे
तो इसमें ये कहा गया है कि कौन से लॉ जो हैं, सेंट्रल लॉ जो हैं, वो एप्लीकेबल रहेंगे फॉर बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये टोटल 106 एक्ट्स हैं, यानी कि 106 एक्ट्स ऐसे सेंट्रल लॉज हैं जो एप्लीकेबल रहेंगे फॉर बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। फॉर एग्जांपल इसमें कौन से एक्ट्स आते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें आधार एक्ट है 2016, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, the code of criminal procedure 1973, and like the Forest Conservation Act 1980, the Indian Penal Code 1860, Prevention of Corruption Act 1988, Protection of Human Rights Act 1994, Right to Information Act 2005, Wildlife Act 1972 एंड मनी मोर। तो ये ऐसे एक्ट्स हैं, सेंट्रल एक्ट्स, जो यहाँ इस स्टेट में एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद वो स्टेट लॉज जो एप्लीकेबल रहेंगे फॉर बोथ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विथ अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट के साथ वो एक्ट जो हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। वो कौन से? फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें, स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, ये एक्ट जो है यहाँ पे रहेंगे विथ माइनर अमेंडमेंट्स। उसके बाद वो एक्ट स्टेट लॉ जो हैं जो रिपील किए गए इन बोथ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये टोटल 153 एक्ट्स हैं और 11 गवर्नर्स एक्ट्स। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2002, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर समवट 1977, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर समवट 1989, Jammu and Kashmir Energy Conservation Act 2011, Right to Information Act 2009, Sales of Goods Act 1996। उसके बाद स्टेट लॉज एंड गवर्नर्स एक्ट्स जो इनफोर्स रहेंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो टोटल 166 एक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल पंचायती राज एक्ट 1989 है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, रिजर्वेशन एक्ट 2004, सेफ्रॉन एक्ट 2007, स्टेट विजिलेंस कमीशन एक्ट 2011 और इसी तरह बहुत सारे एक्ट्स। चलिए अब डिटेल में इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है प्रिलिमिनरी। इस प्रिलिमिनरी के अंदर पहले शॉर्ट टाइटल दिया गया है इस एक्ट का, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके बाद कुछ डिफिनीशंस इसके अंदर दी गई हैं, जो टर्म्स इस एक्ट के अंदर यूज की गई हैं, तो उन एक्ट्स की डिफिनीशन इस प्रिलिमिनरी के अंदर दी गई। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या मीनिंग है, लॉ की क्या मीनिंग है वगैरह। उसके बाद पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो पार्ट सेकंड के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यानी कि जे एंड के स्टेट को रीऑर्गेनाइज जो है वो किस तरह से किया गया है वो इस पार्ट के अंदर है। इसमें सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो आएंगे इस यूटी के अंदर, यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर। उसके बाद सेक्शन 4 जो है वो प्रोवाइड करता है यूटी ऑफ जे कंप्राइजिंग ऑफ टेरिटरीज ऑफ जे एक्सक्लूडिंग कारगिल एंड लेह। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बगैर बाकी जो टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की थी वो टेरिटरी रहेगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स यूटी ऑफ लद्दाख जो है उसमें लेजिस्लेचर नहीं रहेगा और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इसमें लेजिस्लेचर रहेगा। पार्ट थर्ड तो ये रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर की बात करता है, यानी कि लोकसभा में यहाँ की क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी और यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात जो है इसी पार्ट के अंदर। सबसे पहले हाउस ऑफ पीप करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर 5 सीट्स हैं किसके लिए? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और 1 सीट जो है वो रहेगी यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। टोटल है ये 6। उसके बाद अब हम देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो भी इसी पार्ट के अंदर है। तो सबसे पहले सेक्शन 13। सेक्शन 13 सेज दैट द आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो एप्लीकेबल है यूटी ऑफ पुदुचेरी के लिए, वही एप्लीकेबल रहेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब 239A आर्टिकल क्या है? ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो क्रिएट कर सकता है किसी भी यूटी के लिए स्टेट लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आर्टिकल 239A।
अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 जो है, दिस प्रोवाइड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा। अब इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2 जो है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद इसी सेक्शन का सब सेक्शन 3 जो है ये प्रोवाइड करता है कि यहाँ की असेंबली में टोटल 103 सीट्स रहेंगी, तो जिनका इलेक्शन जो है डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्टली पीपल जो हैं, लोग जो हैं यहाँ के वो कास्ट करेंगे वोट इनको इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स को। तो इन आउट ऑफ 107 सीट्स जो हैं इनमें से 24 सीट्स जो हैं ये वेकेंट रखी गई है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। दैट मीन्स अब यहाँ की जो जेके यूटी की स्ट्रेंथ जो है असेंबली की वो इन 24 को निकाल के टोटल 83 रही। उसके बाद इसी सेक्शन का अगर सब सेक्शन 6 की हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ की असेंबली में जो सीट्स हैं कुछ सीट्स उसमें रिजर्व रखी जाएंगी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन इन द यूटी। उसके बाद सब सेक्शन 11 ऑफ दिस सेक्शन says that the articles from 324 to 327 and 329 of the Indian Constitution जो हैं ये अप्लाई करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। ये आर्टिकल्स जो हैं ये हैं रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 15 जो है ये इंपावर करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो नॉमिनेट करे 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेके अगर उसकी ओपिनियन में वुमेन जो है अगर उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन यहाँ की असेंबली में नहीं मिली। उसके बाद सेक्शन 17 जो है ये है रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसकी ड्यूरेशन जो है ये 5 इयर्स की रहेगी। तो इससे पहले आपको पता है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन थी वो 6 इयर्स हुआ करती थी। तो अब जो है अंडर सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट इसकी ड्यूरेशन जो है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 5 इयर्स रहेगी। उसके बाद सेक्शन 32। सेक्शन 32 को समझने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट्स हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट जो है इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें पार्लियामेंट जो है एक्सक्लूसिवली लॉ जो है वो बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक्सक्लूसिवली स्टेट जो है वो कानून बना सकते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें बोथ यूनियन और स्टेट दोनों इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। अब सेक्शन 32 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जे.एंड.के असेंबली स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। दैट मीन्स पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर तो उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 38 की बात करो। नॉर्मली स्टेट्स के अंदर जब लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है तो उसके बाद वो जाती है गवर्नर के पास फॉर हिज असेंट। अब गवर्नर जो है वो या तो उसको असेंट दे सकता है या विथहोल्ड कर सकता है असेंट, या रिजर्व रख सकता है वो बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या दूसरी सूरत में वो बिल को वापस असेंबली को सबमिट कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन अगर वो बिल जो है अगर मनी बिल नहीं है तो। उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर रिकंसिडरेशन विथ और विदाउट अमेंडमेंट अगर वो बिल वापस गवर्नर को भेज दे असेंट के लिए तो उस वक्त गवर्नर जो है अपना असेंट विथहोल्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जेके यूटी के लिए अगर यहाँ की असेंबली बिल पास करने के बाद अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजती है असेंट के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो उसको असेंट देगा या उसको विथहोल्ड करेगा असेंट अपना, या रिजर्व रखेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या सेंड बैक कर सकता है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर रिकंसिडरेशन विथ और विदाउट अमेंडमेंट चाहे उस बिल के अंदर करे या ना करे, उसके बाद अगर वापस जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेगी इसको असेंट के लिए, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये फिर से या तो इसको असेंट देगा या दोबारा इसको जो है ये रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम स्टेट्स।
उसके बाद सेक्शन 41 जो है ये है रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के रिलेटेड। अगर हम सेक्शन 47 की बात करें तो ये रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये एम्पावर करता है स्टेट असेंबली को कि वो बाई लॉ जो है डिसाइड करे कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की रहने वाली। सेक्शन 48 ये कहता है ऑल जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा, चाहे वो कोई बिल हो, कोई एक्ट हो, कोई रूल रेगुलेशन या बाई लॉ कोई हो, तो उनका टेक्स्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सेक्शन 51 के अंदर ये प्रोविजन है कि यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके लिए अलग से एक सेक्रेटरीट स्टाफ होगा, जिनकी रिक्रूटमेंट या कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वही रेगुलेट करेगी बाई लॉ। अब सेक्शन 52 क्या कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो ऐसी जरूरत पड़ी कि कोई कानून लाना है, तो ऐसी सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई लॉ जो है वो ला सकता है। नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 53 कहता है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे और जिनका हेड जो होगा वो सीएम होगा, और इनकी स्ट्रेंथ जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 53 का सबसेक्शन 2 देता है डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है किसी भी मैटर के ऊपर जो फॉल करेगा आउटसाइड द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस मैटर में वो एक्ट कर सकता है। या अगर कोई लॉ जो है वो रिक्वायर करे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करने हैं या जुडिशियल फंक्शन कोई एक्सरसाइज करना होगा, तो ऐसे मौकों पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक्ट कर सकता है। या रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज या एंटी करप्शन ब्यूरो, तो इन मामलात के ऊपर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पे को एक्ट कर सकता है। अगर अब ऐसा क्वेश्चन कोई अराइज होता है कि कोई भी एक्ट जो था या कोई भी मैटर जो था जिसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्ट किया होगा वो उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है या नहीं आता है, तो ऐसे मौकों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि आप जानते हैं एरसवेल जो स्टेट थी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, मगर इस एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 57 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एबॉलिश किया गया है। डेट मीन्स अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहने वाला है यूटी में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में खाली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वही रहने वाला। नेक्स्ट इज द पार्ट 4 ऑफ दिस एक्ट, इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। सेक्शन 58 जो है वो ये कहता है कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी बाय प्रेसिडेंट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्शन 58 का सबसेक्शन 2 जो है ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल या रेगुलेशंस बना सकता है फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख अंडर सेक्शन 240। इसी सेक्शन का सबसेक्शन 4 जो है ये प्रोवाइड करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विल बी असिस्टेड बाय द एडवाइजर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एडवाइजर्स अपॉइंट करेगी वही असिस्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। नेक्स्ट है पार्ट 5 ऑफ दिस एक्ट, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब सेक्शन 60 जो है वो ये कहता है कि जेके यूटी के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो इंक्रीज की जाएंगी फ्रॉम 107 टू 114। तो ये डिलिमिटेशन जो है ये कौन करेगा, ये करेगा इलेक्शन कमीशन एज पर द सेंसस 2011। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया है तो उसका हेड कौन है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट द पार्ट 6 ऑफ दिस एक्ट, इसमें कुछ प्रोविजंस है रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब सेक्शन 65 जो है वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1956 का जो है वो बोथ यूटीज के लिए अप्लाई करेगा, बोथ जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख के लिए। और सेक्शन 66 जो है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर जो 1989 का है वो भी अप्लाई करेगा बोथ यूटीज के लिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए। उसके बाद है पार्ट 7 ऑफ दिस एक्ट, वो है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस।
सेक्शन 67 जो है वो है रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 68 जो है वो है रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 69 सेक्शन जो है वो है रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सेक्शन 73 जो है वो है रिलेटेड टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो सेक्शन 73 के अंदर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे अगर वो सेटिस्फाई है कि सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर यूटी की वो कैरी नहीं की जा सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और उसको ऐसा करना जरूरी है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो बाय ऑर्डर वो इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन जो है या पूरा एक्ट जो है वो सस्पेंड कर सकता है किसी खास मुद्दत के लिए। तो ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास। पार्ट 8 में है हाई कोर्ट। सेक्शन 75 जो है इस एक्ट का वो ये कहता है कि जे हाई कोर्ट जो था अब वो रहेगा कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख के लिए अब कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अंडर सेक्शन 76 जो है, जो बार काउंसिल थी जे हाई कोर्ट की, अब वो रहेगी बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पार्ट 9 जो है वो है रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अंडर सेक्शन 79 यहाँ पे एक एडवोकेट जनरल रहेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब पार्ट 10 जो है वो है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज। अब एक्सपेंडिचर जो है बोथ यूटीज का वो कहां से होने वाला है। अगर जेके यूटीज की बात करें तो इसका एक्सपेंडिचर जो है वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और लद्दाख का जो है वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब याद रखिए यहाँ पे लद्दाख यूटी के लिए अलग से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख नहीं है, बल्कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और जेके यूटी का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। और अगर रेवेन्यू की हम बात करें, जो अवार्ड किया गया है 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जे स्टेट को, वो जो है वो अब अपोर्शन होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो एंड अदर पैरामीटर्स। पार्ट 11 की अगर हम बात करें तो है रिलेटेड टू अपॉर्चनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन बोथ यूटीज ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। तो ये अपॉर्चनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है बिटवीन जेके यूटी एंड यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये होंगे ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, जो कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन के बेस पे तो ये अपॉर्चनमेंट ऑफ एसेट्स हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बिटवीन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये था पार्ट 11। पार्ट अगर 12 की बात करें तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड अदर मैटर्स। देयर इज कि किस तरह से हम अपोर्शन करें, डिस्ट्रीब्यूट करें एसेट्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। उसके बाद पार्ट अगर 13 की हम बात करें तो ये हैं कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विसेज। सेक्शन 88 जो है अब ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर जो हैं, जो पोस्ट होंगे जेके यूटी के लिए या लद्दाख यूटी के लिए, तो वो जो हैं अब वो हिस्सा बनेंगे एगमेट कैडर का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज का जो है वो हिस्सा बनेंगे। इसी के रिलेटेड अब रिसेंटली जो है वो अमेंडमेंट भी पास हुई है पार्लियामेंट के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट था वो भी इसको जो है वो भी अब पास हुआ है, इसको ऑफिशियली जो है अब मर्ज किया गया एगमेट के साथ। उसके बाद सेक्शन 99 का सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो रहेगा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली, यानी कि जेके यूटी के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए जो कुछ उसकी जो नीड्स होंगी वो फुलफिल करेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ना कि उनका अलग से कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो उनके रिलेटेड जो है सर्विस मैटर्स या कोई रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्टली अब यूपीएससी किया करेगी। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, पार्ट 14।
सेक्शन 95 क्या कहता है कि जो भी सेंट्रल लॉज जो शेड्यूल 5 में दिए गए हैं वो अप्लाई होंगे बोथ यूटीज के लिए, जिनका लिस्ट जो है मैंने अभी आपको पहले शेड्यूल में बता दिया। तो 5th शेड्यूल के अंदर जो भी सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे यूटीज के लिए, बोथ यूटीज के लिए। उसके बाद सेक्शन 102 क्या कहता है कि इस एक्ट का जो भी प्रोविजन है अगर वो इनकंसिस्टेंट है या कंट्रावीन करता है किसी भी लॉ के किसी भी प्रोविजन को, तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में इसी एक्ट का प्रोविजन जो है वो सुपरसीड करेगा या इफेक्टिव रहेगा। By this we have concluded Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019.